हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज से हम पीवाईक्यू थीम पर आधारित नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो मेंस का सिलेबस है ना। तो जैसे जैसे जो टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए पहले हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं, फिर हम ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। अब वो करेंगे किस रूप में कि इनके जो भी पीवाईक्यू हैं उनको थीम को लेंगे हम, और उसी थीम के आधार पे हम डिटेल में कंटेंट तैयार करेंगे, जो कि आपके डायरेक्टली आप किस में लिख सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या है कि जैसे एक टॉपिक होता है तो उस टॉपिक के हर एक डायमेंशन को अच्छे से कवर किया जाएगा, उसका कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है ना, मतलब मूल रूप से वो क्या चीज़ है ना। जैसे कांग्रेस थी तो कांग्रेस क्या है, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके उद्देश्य क्या थे, है ना, किस प्रकार से उसके जो विचारधारा वो परिवर्तित होती है, क्या उसका योगदान रहता है, प्रारंभ में क्या स्थिति रहती है, उदारवादी हैं, है ना, चरमपंथी हैं, किस प्रकार से हो। तो एक टॉपिक को हम हर तरीके से कवर करेंगे। फिर हम उनकी क्या लिमिट्स होती हैं, जैसे हम मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं ना, कि हर प्रकार से कि इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके परिणाम क्या निकले, ये सभी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इसके अंतर्गत हम ऐसे करेंगे कि पहले आपको टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पहले दिन आपको बता दिया जाएगा कि अगले दिन हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या करना है कि आपको बुक से पढ़ लेना है, या फिर आपके नोट्स होंगे उससे पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे, है ना, तो उसमें क्या है कि आपको हर एक डायमेंशन अच्छे से कवर करवाया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपको पीवाईक्यू दे दिए जाएंगे, है ना, और उनकी करनी है आपको आंसर राइटिंग फिर उसी के बेस पे, है ना। तो इसके अलावा क्या है कि जैसे सब्जेक्ट है, अभी हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं हम आज से। तो हिस्ट्री में क्या है कि प्री और मेंस दोनों, तो मेंस का होगा उसमें तो हम जो कंटेंट होगा वो कंप्लीट तैयार करेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्री वाला होगा उसके जो पीवाईक्यू होंगे उनकी डिटेल्ड में एनालिसिस की जाएगी, जिसकी सीरीज़ पहले से ही चल रही है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पॉलिटी की शुरू कर रही है, लेकिन चूंकि हम अभी मेंस के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं, तो हम अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री के ही पीवाईक्यू लेंगे, प्री के भी, है ना। इस तरीके से क्या है कि ये आपकी एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी हो सकेगी। हालांकि अगर आपको फुल मेंटरशिप चाहिए, वो एक पेड मेंटरशिप होगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, है ना। पूरी डिटेल में आपको क्या देखिए, नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, याद रखिए, नॉलेज से कुछ भी नहीं होगा, स्किल से होगा। और मान लीजिए कि आप जैसे प्री है ना, हर बार दे रहे हैं और आपके 35-40 मार्क्स क्वेश्चन ही आप सही कर पा रहे हैं, है ना, कट ऑफ से आपके 5-10 क्वेश्चन रह जा रहे हैं, है ना। तो फिर हम उसी पे काम करेंगे, किस तरीके से आप इजीली हैं प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपका मेंस नहीं निकल रहा है तो किस तरीके से कर सकते हैं। वो डेली इतना आपकी गहन तैयारी होगी ना, अनुशासित तैयारी होगी, तो इससे आप, है ना, जो हम ये प्री मेंटोरशिप के तहत कर रहे हैं ना, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा मेंस का जो ओरिजिनल होगा, जो पेड मेंटोरशिप होगा, वो कितना गहन होगा, कितना अच्छा होगा। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उसके लिए ना हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, तो उसमें हम हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रवाद, ठीक है। तो किस प्रकार से, जैसे 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का उभार आता है, फिर वो कांग्रेस की स्थापना तक किस तरीके से रहता है ना, कांग्रेस के बाद क्या स्थिति है, वो चीज़ें आएंगी। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा कांग्रेस, कि इसकी स्थापना किस प्रकार से रहती है, उसका उद्देश्य क्या है, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत क्या है ना, उसके लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से समय के साथ में उसके लक्ष्य चेंज हुए। उसके बाद में हम देखेंगे कि कांग्रेस पर किस प्रकार से जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी, जिनको क्या बोलते हैं हम, उदारवादी, जिनका कब तक था, 1885 से लेके 1905 तक रहा योगदान मेनली। उसके बाद में हम देखेंगे चरमपंथी थे या फिर उग्रपंथी थे वो,
तो चरमपंथी बोल सकते हो या फिर उग्रपंथी बोल सकते हो इनको, जिनका मेनली योगदान रहा है 1905 से लेके 1909 तक। तो आज हम ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल से कवर करने वाले हैं, है ना। तो आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप इसकी एक कंप्लीट आपको PDF चाहिए, जो कि ये रिटर्न वाले नहीं, एकदम कंप्लीट नोट्स जो तैयार किए हुए हों, अगर वो चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पे है, जिस पे आपको हर PDF मिल जाएगी, है ना। आपको फिर खुद से नोट्स तैयार नहीं करने पड़ेंगे, मात्र 200 रुपये हर महीने, ठीक है। जिसमें आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होती है ना, जो करंट अफेयर्स बेस्ड, वो सब आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखिए 200 रुपये बहुत छोटी सी कीमत है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद से, हमारा पहला टॉपिक। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रवाद होता है क्या है। अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट कर सकते हैं, या अपने मन में सोचिए कि राष्ट्रवाद होता है क्या है। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है कि किसी भी राष्ट्र के प्रति, है ना, तो राष्ट्र के प्रति जो वफादारी होती है, राष्ट्र के प्रति वफादारी, समर्थन या निष्ठा बोल सकते हैं, निष्ठा की भावना, वो किस कारण से होती है। देखिए हम लोग हैं ना, हमारा क्या एक अपना साझा इतिहास होता है। तो साझा इतिहास होता है, संस्कृति होती है, साझा इतिहास, संस्कृति है, भाषा, परंपराएं, है ना, ये एक जैसी होती है ना। इसके आधार पे क्या करता है, ये एकजुट करता है। तो हमारा जैसे भारतीयता की अवधारणा है ना, तो वो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है कि हमारी अपनी एक साझा इतिहास है, हमारी अपनी एक इतिहास, संस्कृति है, हमारी भाषाएं हैं, परंपराएं हैं। तो वो क्या है कि हमें एकजुट करती हैं। तो ये होता है राष्ट्रवाद। तो आधुनिक जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसका उदय किस कारण से होता है, सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म था उसका उदय कैसे होता है। तो उदय के कौन से कारक थे, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो उदय के कारकों में देखें तो देखिए उस समय क्या था कि एक वैश्विक प्रभाव बहुत था। वैश्विक प्रभाव हम किस रूप में देखते हैं, जैसे आपको पता होगा कि 1789 है, उस समय क्या होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है। उसने हमारे भारतीय राष्ट्रवाद को है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो फ्रांसीसी क्रांति में हम बहुत सारे ऐसे कुछ अवधारणाएं थी, विचारधाराएं थी, जैसे आपको याद होगा स्वतंत्रता, है ना, समानता, आत्मनिर्णय, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने फ्रांसीसी क्रांति से सीखी थी, है ना। ये विचारधाराएं बहुत फैली थी, तो हमारे राष्ट्रवाद पे भी इसका प्रभाव रहा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो आपका ग्रीस, इटली, वहाँ पर भी स्वतंत्रता को लेकर चीज़ें चल रही थी। तो इन वैश्विक प्रभाव हैं वो भारत के राष्ट्रवाद में उदय का एक महत्वपूर्ण कारक था, एक था। तो देखिए अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे ना, तो देखिए एक स्पष्टता से एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ वैश्विक प्रभाव बता दिए हैं इसने, कौन से वैश्विक प्रभाव हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, उसके क्या विचारधाराएं थी, ग्रीस, इटली, बस इतना सा लिख दिया, आपका काम हो गया। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट देखें तो और कौन सा कारण था। तो देखिए आपको पता होगा कि इसी समय भारत में राष्ट्रवाद जो पुनर्जागरण और समाज सुधार के भी कार्य होते हैं। तो पुनर्जागरण और समाज सुधार, ये भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस समय। तो इनमें मेनली योगदान किसका था, जैसे आपका राजा राम मोहन राय, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये बहुत सारे लोग थे जो कि ये कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने किस पे काम किया मेनली, देखिए उस समय जातिवाद, है ना, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जिन्होंने इस पे काम किया, जिसके कारण क्या है, जो समाज था वो जागरूक हुआ, उसमें जागृति आई, है ना। इसने भी क्या है कि हमारे में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। देखिए जैसे जातिवाद है ना, ये क्या किसी एक स्थान की समस्या थी, पूरे राष्ट्र की समस्या थी, पूरे भारत की समस्या थी। तो इस कारण क्या हुआ कि इसके विरुद्ध जब विचारधारा फैलती है या संघर्ष होता है ना, तो इससे क्या है कि एक प्रकार की हमें एकीकृत करता है ये, तो और एकीकृत करना है क्या होता है, राष्ट्रवाद।
तो पहला होगा वैश्विक प्रभाव, दूसरा होगा पुनर्जागरण और समाज सुधार। इसके अलावा क्या था, तो देखिए आपको पता होगा तीसरा पॉइंट इसमें देख सकते हैं कि उपनिवेश था उस समय, तो औपनिवेशिक जो नीतियाँ थी, यानी ब्रिटिश जो नीतियाँ थी ना, उसके विरुद्ध जो चीज़ें हुई, तो ब्रिटिश नीतियाँ हैं उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई वो भी एक बड़ा कारण था भारत में राष्ट्रवाद का। तो कौन कौन सी प्रतिक्रिया हुई, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि जो उद्योग धंधे हैं वो भारत में नष्ट हो गए थे, कुटीर उद्योगों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, है ना। भारत जो क्या था, पहले क्या निर्यात करता था, जो महंगी वस्तुएं थी, जो तैयार माल था, है ना। तो देखिए पहले आता था काफ़ी गोल्ड आता था उस, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटिश आए तो अब क्या है कि भारत क्या कच्चे माल का सप्लायर हो गया। तो भारत अब क्या है, कच्चे माल का सप्लायर हो गया, और तैयार माल के लिए, और तैयार माल आयात किसका होता था, तैयार माल का। और वर्तमान में भी यही समस्या है कि हम क्या है कि निर्यात है वो कच्चे माल का ज़्यादा करते हैं और आयात है वो तैयार माल का करते हैं, तो इसीलिए हमारा घाटा है ना बढ़ा रहता है। तो वर्तमान में भी सेम स्थिति बनी हुई है, हालांकि हम धीरे धीरे इस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये ब्रिटिश नीतियाँ हैं, है ना, उसके प्रतिक्रिया। तो ये मेनली किस में, जैसे उद्योग धंधे, दूसरा भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली थी, उसने भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, तो इसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था उसका लगातार पतन हो रहा था। तो ये सब नीतियाँ है ना, उसके कारण क्या है, प्रतिक्रिया हुई, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। चौथा कारण क्या हो सकता है कि जो ब्रिटिश के द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण किया गया था, प्रशासनिक एकीकरण, उसके कारण भी बढ़ावा मिला। क्योंकि देखिए राजनीतिक प्रशासनिक जब एकीकरण हुआ तो लोग क्या है जुड़े आपस में, है ना। जब जुड़ते हैं ना तो क्या होता है कि एक दूसरे के विचार हैं वो आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या है, मेनली जैसे मान लीजिए रेलवे है ना, रेलवे का विकास हुआ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना आसान हुआ। तो जो बड़े नेतृत्व करता थे, है ना, नेतृत्व करता, वो क्या आपस में मिल सकते थे, बातें कर सकते थे, उनके विचार आदान प्रदान कर सकते थे। इसके कारण भी क्या है कि जो विचारधारा है वो फैली राष्ट्रवाद की। तो रेलवे, डाक, तार, सड़क, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे क्या हुआ, जो सामूहिक राजनीतिक चेतना, सामूहिक राजनीतिक चेतना, उसका विकास हुआ। तो ये देखिए कुछ कारक है ना। अब इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करते हैं तो देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी होती है। आपने एक्स्ट्रा भी चीज़ें नहीं लिखी, थोड़ी सी चीज़ें लिखी, लेकिन आपने बहुत गहराई से चीज़ों को लिख दिया। इसके अलावा आपको पता होगा कि उस समय क्या था कि पश्चिमी शिक्षा थी, उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, है ना। तो उससे क्या है कि वहाँ की जो आधुनिक विचारधारा हैं वो, तो देखिए इससे क्या हुआ, जब पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करता है तो नए मध्य वर्ग का उदय होता है, तो मध्यम वर्ग का उदय होता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, है ना, ये बहुत सारे थे जो, तो इन्होंने क्या है कि जो विदेशी विचारधाराएं थी, है ना, जैसे स्टुअर्ट मिल था, रूसो, वोल्टेयर, इनके जो विचार थे किन को लेके, लोकतंत्र को लेके, उदारवाद को लेके, तो इन्होंने भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो ये जो नए एजुकेशन प्राप्त करता थे, जो विदेशों से एजुकेशन प्राप्त करके आते थे, वो क्या है कि भारतीय और विदेशी, है ना, तो उनकी तुलना कर सकते थे। तो इसके कारण भी क्या है विचारधाराएं फैली। तो देखिए अभी जब आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए 4 या 5 पॉइंट पर्याप्त होते हैं, तो इतना आपको पर्याप्त है ना। तो हम क्या है कि यहाँ पे 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपके अगर एक भूल भी जाते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए छठा है जैसे प्रेस और साहित्य है, तो इनका योगदान रहता है प्रेस और साहित्य का। जैसे आपको पता होगा उस टाइम में अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पत्रिका, इंडियन मिरर, केसरी, बहुत सारे ऐसे थे। इन्होंने क्या है राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र, अधिकारों की जो अवधारणा थी ना, इनको बढ़ावा दिया, इन सब ने बढ़ावा दिया। तो प्रेस साहित्य से इनका हुआ। इसके अलावा उसी समय क्या हो रहा था, जो अतीत का गौरव था, तो गौरवशाली अतीत, जब समाज सुधार की बातें हो रही थी तो गौरवशाली अतीत की भी बातें हुई ना, उसकी पुनर्खोज हुई। तो जैसे इसमें महत्वपूर्ण किसका था, जैसे भंडारकर, आरजी भंडारकर थे, भंडारकर, आर एल मित्रा,
या और विदेशी भी थे जैसे मैक्स मूलर, है ना। इन्होंने क्या है, भारत के जो गौरवशाली अतीत थी उसकी खोज की कि किस प्रकार से हमारा समृद्ध व्यापार था, बहुत सारी जो उन्नत संस्थाएं थी, शिक्षा के केंद्र थे, सांस्कृतिक वैभव हमारा बहुत था, है ना। ये सभी कारण थे जो 1857 की क्रांति के बाद और 1885 के जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय के बीच में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, है ना, उसके लिए उत्तरदायी कारक। तो ये आपको याद रखना है, अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया गया है। इसमें आप मतलब और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद था, है ना, उनका जो औपनिवेशिक अहंकार था कि हम ही सर्वोच्च हैं, नस्लीय भेदभाव जो ये अंग्रेज करते थे, है ना। तो लॉर्ड लिटन की नीतियाँ भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको बस 4-5 पॉइंट ही लिखना है। तो देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, है ना, तब तो यही जो कारक थे, इन्होंने भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, साझा भारतीय पहचान की नींव डाली। तो अगर जैसे आता है कि भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो अचानक हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना वो अचानक नहीं होती, क्योंकि जो इस राष्ट्रवाद की भावना है वो पहले से ही विकसित हो रही। इसको आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, है ना, कि यही कारक थे जिन्होंने बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना में सहयोग किया। तो इससे जुड़ा हुआ जो PYQ है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, है ना, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना है उससे पहले बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनका गठन होता है, लेकिन वो चीज़ें आप मेनली किस में पढ़ेंगे, आप प्री के लिए पढ़िए कि कौन कौन सी संस्थाएं थी, है ना। मेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है, बस इतना सा हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड है। तो पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना होती है। तो देखिए, 1870 का जो दशक है उसी समय से लेके फिर 1880 के दशक में, ना, बहुत सारी जो संगठन थे वो कार्य कर रहे थे, जिन्होंने एक ऐसी ज़मीन तैयार कर दी थी कि एक पूरा संगठन है जो पूरे भारत को कवर कर सके। तो इसीलिए फिर स्थापना होती है। तो इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण है ये आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसके 1883-85 में सत्र आयोजित होते हैं, है ना। इसके आपको पता होगा कि जो नेता थे जैसे बनर्जी, आनंद मोहन बोस, उद्देश्य क्या था इसका, मेनली कि जो प्रांतीय नेता हैं उनको एक मंच पे लाना, और यही बाद में जाके कांग्रेस बनती है वो, है ना। तो INS की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। तो इसका संस्थापक कौन था, कमेंट करके बताइए, पोज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि संस्थापक कौन था। तो देखिए, A.O. ह्यूम का आपने नाम सुना होगा, एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका जो पहला सत्र था वो कहाँ आयोजित हुआ था, बम्बई में हुआ था, गोकुलदास जो तेजपाल संस्कृत कॉलेज है वहाँ पे। और इसकी जो अध्यक्षता थी, है ना, अध्यक्षता कौन करता है इसकी, जो WC बनर्जी हैं, तो WC बनर्जी हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये प्री के लिए फैक्ट है, वैसे मतलब मेंस के लिए आप यहाँ पे हम सिर्फ मेंस के लिए पढ़ेंगे, ये है नहीं, बस एक पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको पता होगा कि बाद में जो दिसंबर है ना, वहाँ पर जो मैक्सिमम जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, है ना, वो दिसंबर में हुए। इसके अलावा स्पेशल भी होते थे, तो वो अलग अलग टाइम पे होते थे। तो प्रारंभिक कांग्रेस के जो नेता थे मेनली कौन थे, कि जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, 3 बार अध्यक्ष रहे, है ना, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जिनको। तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, बनर्जी, गोखले, है ना, गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, बहुत सारे लोग थे जो प्रारंभिक इसके नेता थे। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी रही थी ना। तो महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो आपको पता होगा 1890 कादम्बिनी जो गांगुली थी, कादम्बिनी गांगुली जो कौन थी,
जो कलकत्ता विश्वविद्यालय थी उसकी प्रथम महिला स्नातक थी, उसने कांग्रेस को संबोधित किया था, है ना। तो ऐसी बहुत सारी हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाचार पत्र साहित्य है, इसका भी महत्वपूर्ण है, जैसे इंडियन मिरर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, तिलक हैं कि मराठा केसरी, ये सब हैं कि कांग्रेस की स्थापना में मतलब चीज़ें रहती हैं उस समय। लेकिन ये प्री के लिए है, मेंस के लिए क्या आता है। मेनली देखिए कांग्रेस की स्थापना में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रहता है मेंस के लिए टॉपिक, वो है आपका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, देखिए नाम से पता होगा कि जो कांग्रेस है उसकी स्थापना किसके लिए हो रही, सेफ्टी वॉल्व। हाँ, सेफ्टी वॉल्व किस लिए होता है ना, कि अगर ज़्यादा गैस हो जाए किसी चीज़ में तो उसको कम किया जा सके। तो जैसे कुकर होता है उसमें सीटी होती है, तो वो क्या है, सेफ्टी का काम करता है। तो इसी प्रकार से कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय जो राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी, है ना, एक चरमपंथी अवधारणा आ रही थी, तो उसको रोकने के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाया गया था, ऐसा कुछ कहते हैं। तो हम समझने का विचार करते हैं कि देखिए ये विचार क्या था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई वो इसलिए की गई ताकि जो भारतीय असंतोष है उसको शांतिपूर्ण रूप से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि देखिए उस समय कौन, जो मध्यम वर्ग था, नया शिक्षित वर्ग था, वही उस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा था। तो उन्हीं के विचार थे, है ना, वो उससे पता चल रहा था कि भारत की राष्ट्र जो जनता है वो क्या चाहती है। तो क्योंकि अगर उन लोगों को संतुष्ट कर दिया जाए तो इससे क्या है, और उनके विचार को जान लिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि भारतीय चाहते क्या हैं और उसको आसानी से रोका जा सकता है। तो इसके समर्थक कौन थे सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के, है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा थे जो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो कि एक उग्रपंथी थे। फिर आर.पी. दत्त, है ना, जिन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस को ब्रिटिश साजिश बताया था। हालांकि इसके विरोधी भी हैं, जैसे कांग्रेस वास्तव में भारतीय राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। हमने पहले देखा था कि राष्ट्रवाद किस रूप से उभर रहा था, तो बहुत सारे जो इसके विरोधी भी हैं। तो आपको देखिए दोनों पक्ष याद रखने हैं कि कुछ लोग इसके समर्थक भी थे और बहुत सारे लोग इसके विरोधी भी हैं। क्यों है, क्योंकि उनका कहना है कि जो कांग्रेस की स्थापना है वो अचानक नहीं हुई थी, वो भारतीयों की जो राजनीतिक चेतना थी जो लगातार उभर रही थी 1857 की क्रांति के बाद से ही, उसका परिणाम थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे अभी विपिन चंद्र हैं, विपिन चंद्र, वो क्या कहते हैं कि ह्यूम को कांग्रेस नेताओं ने लाइटनिंग कंडक्टर, है ना, वो क्या कहते हैं इसको, लाइटनिंग कंडक्टर, है ना। लाइटनिंग कंडक्टर देखिए आपने देखा होगा कि जो घर होते हैं ना उनकी छतों पे ऐसे कुछ लगा होता है ताकि वो लाइट को जो होती है ना उसको खींच सके। तो इसी प्रकार से क्या है कि इसकी जो विपिन चंद्र है वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना है वो लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में की गई थी ताकि जो ब्रिटिश विरोध है वो न करें। तो अब बात करते हैं हम जो कांग्रेस थी उसके उद्देश्य क्या थे, और वो भी प्रारंभिक चरण में, यानी शुरुआत में क्या चीज़ें हुई थी या वो क्या चाहते थे। उसके बाद में हालांकि जैसे विचारधारा परिवर्तन होता है, जो चरमपंथी है उनका प्रभाव बढ़ता है, तो वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रारंभिक चरण में उनके कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। यहाँ से आपके लिए मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम पॉइंट फॉर्मेट में देखते हैं। सबसे पहले था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखना, लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव। तो इसमें क्या है कि जो भारतीय जनता है उसको राजनीतिक रूप से जागरूक करना, संगठित करना, है ना, ये उनके उद्देश्य थे। क्योंकि देखिए उस समय जो भारतीय जनता थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना, तो उसमें जो राष्ट्रवादी विचार हैं, है ना, राजनीतिक एकता स्थापित करनी है, उनमें उनका संगठित करना, तो वो किस तरीके से करें, तो यही इनका प्रारंभिक उद्देश्य था। उसके बाद जनता का राजनीतिक शिक्षण,
तो देखिए संगठित करने से या जागरूक करने से कुछ नहीं होगा, है ना, जनता को शिक्षित भी करना होगा, उनको शिक्षण प्रदान करना होगा। तो इसके लिए क्या है कि उनको जनमत का निर्माण करना, राजनीतिक चेतना बताना, उनके अधिकार क्या हैं, उनकी समझ बढ़ाना, तो ये था। इसके अलावा और उद्देश्य क्या थे? एक स्थायी मुख्यालय। देखिए पहले क्या थे कि जो संगठन थे वो, है ना, क्षेत्रीय संगठन थे, तो बिखरे हुए थे, उनकी आपस में विचारधारा नहीं मिलती थी। अगर कोई आंदोलन भी करना होता था तो कहीं चल रहा है तो उनके लिए क्या है, फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उनके लिए उनको दबाना बहुत आसान होता था। तो हमें एक ऐसा स्थायी मुख्यालय चाहिए था जो ये क्षेत्रीय है ना, अलग अलग थे, क्षेत्रीय बिखरे हुए थे, उनको क्या है कि एक जगह संगठित किया जा सके। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हमें एक केंद्रीय मंच की आवश्यकता थी और वो काम किया कांग्रेस ने, जो शुरुआत थी। इसके अलावा देखिए आपको अभी हमने डिस्कस किया था कि रेलवे का विकास होता है, डाक तार, ये चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, है ना, तो वो एकजुट तो हो गया, लेकिन अब ये है कि हमें एक विचारधारा तो बनानी होगी ना। तो एक विचारधारा का निर्माण करना, उनमें सहयोग की भावना विकसित करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो देखिए पहले के जो नेता होते थे वो क्या है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं थी, है ना, क्षेत्रीय इश्यूज थे, उन पे फोकस करते थे। जाति आधारित अगर कोई भेदभाव होता था उसकी, तो एक प्रांत, जातीय, धर्म, है ना, इनसे ऊपर उठने की बात कही गई कि जो ये नेता है ये एक भारतीय, मतलब पूरे भारत के लिए एक ऐसी विचारधाराओं का विकास करना जो पूरे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है ना, उन पे ध्यान, न कि क्षेत्रीय चीज़ों पे। फिर है कि औपनिवेशिक विरोधी जो विचारधारा थी, औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा, उसका विकास करना था। तो देखिए उस समय ब्रिटिश शोषण काफ़ी बढ़ रहा था, दमन हो रहा था, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम ब्रिटिश विरोधी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास करें। इसके अलावा जो लोकप्रिय मांगे हैं उनको सरकार के सामने रखना। तो लोकप्रिय मांगे, तो कौन कौन सी लोकप्रिय मांगे थी उस समय बताइए? तो उनका था कि भाई साझा आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम बनाए, जनता को एकजुट करना ना। तो उनका क्या था कि भाई जो प्रशासन है, जैसे जो आईएएस है ना, आईएएस आईसीएस उस समय था, तो उसमें क्या है कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, तो प्रशासन में शामिल किया जाए, करों से भारतीयों को राहत दी जाए, शिक्षा का विस्तार किया जाए। तो ये उनकी लोकप्रिय मांगें थी। इसके लिए उनका उद्देश्य था कि जो सर्व भारतीय राष्ट्रीय एकता है उसका विकास करना, कि जो लोग हैं वो धर्म, जाति, प्रांत के आधार के बजाय भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का विकास करें, भारतीय राष्ट्रवाद का पोषण और संवर्धन करना, है ना। तो उनका देखिए मेन क्या था, इंडियन नेशनहुड, है ना, कि मतलब पूरे भारत को एक भाई बहन की तरह ही मानना ना, तो एक जैसी, है ना, एकता स्थापित करना, ये इनके प्रारंभिक उद्देश्य थे। तो इनमें से अगर आपके 5 पॉइंट भी याद रहते हैं तो वो लिख सकते हैं आप। तो हर पॉइंट के साथ जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताया है, तो वो एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी तक जो प्रारंभिक चरण रहता है उसमें ये उद्देश्य थे, लेकिन जो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी तो पूर्ण स्वराज, है ना। देखिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे PYQ है, वहाँ पे ये ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो किस प्रकार से, पहले देखिए वो क्या करते हैं कि सुधारों की चीज़ें करते हैं कि इस तरीके से सुधार हो, कांग्रेस बनी रहे, है ना। जैसे उदारवादी थे तो वो कांग्रेस जो ब्रिटिश थे उसको बनाए रखना चाहते थे कि यही करेंगे हमारे में सुधार। वो मतलब एक तरीके से जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे वो समर्थक थे कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ बने रहें। लेकिन बाद में पूर्ण स्वराज की अवधारणा आती है ना, तो वो कैसे आती है ना, कांग्रेस का निर्णय किस प्रकार से बदलता है। तो हमने अभी देखा था कि 1929 है, उसके पूर्व की बहुत सी परिस्थितियाँ थी, है ना। तो उन परिस्थितियों ने, तो 1929 की से पूर्व की जो परिस्थिति थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की तरफ कांग्रेस को बढ़ावा दिया। तो देखिए आपको पता होगा कि 1919 है, वहाँ पे क्या आते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं, रोल्ट एक्ट आता है आपका, तो मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं, रोलेट एक्ट आता आपका। तो ये क्या चीज़ दिखाते हैं कि इनमें बहुत सारी सीमाएं थी, बहुत सारी इनकी चुनौतियां थी, कमियां थी। तो ये तो रोलेट एक्ट तो था, ये बहुत ही दमनकारी कानून था। उसके बाद में आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। कब होता है? 1919 में हो जाता है ना। तो इससे क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका क्रूर चेहरा है वो जनता के सामने आता है। तो इससे क्या है कि जो अभी तक कि जनता को लगता था कि ब्रिटिश अच्छा कर रहेंगे, हमारे लिए सब अच्छा करेंगे, तो यहाँ से क्या है उनका जनता का भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। इसके बाद में हमें पता है कि 1920 से 22 चलता है क्या, असहयोग आंदोलन चलता है। तो देखिए ये पृष्ठभूमि आपको याद रखने की आवश्यकता है, तब पता चलेगा कि पूर्ण स्वराज हमारे लिए क्यों। तो देखिए अगर आता है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो क्यों की जाती है, तो ये वाली चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी वहाँ पे कि 1919 का एक्ट आता है, उसमें बहुत सारी कमियाँ थी, सुधार है वो आधे अधूरे थे। फिर रोलेट एक्ट आता है वो कि बहुत ही दमनकारी कानून आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, असहयोग आंदोलन होता है। तो जो असहयोग आंदोलन है उसने क्या है बहुत सारे लोगों को जोड़ा है ना, संगठित किया, आम जनता तक है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ तक जो आंदोलन है पहुँच जाता है। उसके बाद में आपको पता होगा चौरी चौरा कांड होता है 1922 में, तो फिर ये आंदोलन स्थगित हो जाता है। फिर 1927 में क्या आता है? साइमन कमीशन आता है। आपको पता होगा कि ये 1919 है, इसके 10 साल बाद में आना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ जाता है। और इसमें सभी क्या होते हैं? ब्रिटिश होते हैं, भारतीय नहीं होते हैं। तो सभी सदस्य ब्रिटिश थे। तो एक नारा लगता है कि साइमन गो बैक ना। इससे क्या है जो राष्ट्रीय एकता और असंतोष है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर 1928 की क्या जो आपकी नेहरू रिपोर्ट आती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, पहली बार क्या है कि डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी जाती है। और कांग्रेस है वो ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देती है कि अगर 1 साल में डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो हम पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाएंगे ना। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि एक तरीके से मान लीजिए कि एक है उसका नेतृत्व बना रहे, यानी कि जो ब्रिटिश है ना वो बने रहे यहाँ पे, लेकिन जो सारे अधिकार होंगे है ना, जो कुछ भी संचालन होगा कौन करेगा? भारतीय करेंगे। तो जैसे यूएसए में था उस समय है ना, तो ये डोमिनियन स्टेटस था। तो ये डोमिनियन स्टेटस को क्या है कि हम अभी तक यही मांग कर रहे थे कि भाई ब्रिटिश सरकार है उसके अंतर्गत हमें स्वशासन मिलना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नेहरू रिपोर्ट में कि 1 साल तक अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो हम पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित कर देंगे। फिर 1929 में आपका इरविन घोषणा होती है। 1929 में क्या होती है? इरविन घोषणा होती है, जिसमें क्या कहा जाता है कि हम जो डोमिनियन स्टेटस है ना वो दे सकते हैं लेकिन अभी नहीं देंगे है ना। उन्होंने समय सीमा निर्धारित नहीं की। तो उसके बाद में टर्निंग पॉइंट होता है आपका लाहौर अधिवेशन 1929 का, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और कहाँ पे हुआ था? लाहौर में, दिसंबर 1929 में। तो इसमें सबसे पहली बार लक्ष्य घोषित किया गया पूर्ण स्वराज। तो ये है। और आप पता होगा फिर इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी इसीलिए हम जो संविधान दिवस है उसके रूप में मनाते हैं है ना, गणतंत्र दिवस। तो ये आपको याद रखना 26 जनवरी 1930 को। तो ये था पूर्ण स्वराज किस प्रकार से हमारे देश में निर्धारित किया गया था कांग्रेस का लक्ष्य। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक प्रारंभिक राष्ट्रवाद है। क्या? प्रारंभिक राष्ट्रवाद है या राष्ट्रवादी। प्रारंभिक राष्ट्रवादी मतलब उदारवादी, यानी ये विचारों से काफ़ी उदार थे। कांग्रेस के समर्थक थे, उसके ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो जैसे आपका दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता, दिनसा ए वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी लोग थे, ये प्रारंभिक नेता थे जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी, जिनको उदारवादी कहा जाता है। इनकी अप्रोच क्या थी ये आपको हमेशा याद रखनी है।
इनकी अप्रोच या फिर दृष्टिकोण, है ना। तो ये देखिए क्या है कि संविधान के अनुसार आंदोलन चाहते थे, तो ये संवैधानिक आंदोलन के समर्थक थे, संवैधानिक आंदोलन के समर्थक थे। यानी कि इनका क्या कहना था कि हम कानून के दायरे में रहेंगे, कानून के दायरे में रहकर जो भी चीज़ें करेंगे वो कानून के दायरे में रहेंगे, संवैधानिक आंदोलन की। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक आंदोलन। तो प्रारंभिक खरे राष्ट्रवादी या उदारवादी थे, वो संवैधानिक आंदोलन के समर्थक थे, यानी कि हम कानून के दायरे में रह के करेंगे जो कुछ करेंगे वो। उनका ब्रिटिश सरकार पे काफ़ी विश्वास था। मतलब ये मानते थे कि ये बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, बहुत ही गुणवान ऐसे लोग हैं जिन कि अगर ये नहीं रहे तो भारत का कुछ भी नहीं होगा। तो ये ब्रिटिश सरकार को मानते थे कि भारत को अगर विकसित होना है ना, बढ़ना आगे, तो ये ब्रिटिश सरकार रहनी चाहिए। तो देखिए उनका क्या कहना था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के साथ न्याय करना चाहती है ना, लेकिन क्या है कि समस्या क्या है कि उसे जो भारतीय समस्या है उनके बारे में पता ही नहीं है। अगर हम उनको बता दें कि भारत की ये समस्या है तो वो आराम से उनका समाधान कर देंगे। तो वो क्या है कि क्या करते हैं, वो जनमत तैयार करते हैं, मांगे रखते हैं, है ना, जिसके लिए वो क्या करते हैं, प्रार्थना पत्र भेजते हैं, प्रार्थना पत्र भेज दिए, है ना, प्रस्ताव रखते हैं, याचिकाएं। तो ये सब चीज़ें करते हैं कि वो है मतलब भीख मांगने की तरह कि हमें दे दो दे दो। तो उनका क्या है कि हम ये करेंगे तो धीरे धीरे सरकार है वो पिघल जाएगी, हमारी बातें मानना शुरू कर देगी। तो ब्रिटिश सरकार पे उनको काफ़ी विश्वास रहता है। तो ये दो दृष्टिकोण याद रखने हैं कि ये उनकी अप्रोच थी। अब बात करते हैं कार्यप्रणाली, मतलब वो किस तरीके से कार्य करते थे, तो मेथड क्या थे उनके। तो देखिए 3 है ना, 3P थे। जैसे हाल ही में देखेंगे मोदी जी ये चीज़ें बहुत करते हैं। तो 3P है ना, 3P की नीति थी उनकी कि हम प्रार्थना करेंगे तो प्रेयर करेंगे, तो प्रेयर करेंगे, पिटीशन देंगे यानी प्रार्थना पत्र देंगे, और क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे यानी आंदोलन करेंगे। बस ये 3 P थी उनकी मूल, यही उनकी कार्यप्रणाली थी। इसके अलावा जनता में राजनीतिक चेतना जगाना, राष्ट्रवादी भावना उसका विकास करना, जो अंग्रेजी जनता है वह संसद है उसको प्रभावित करना, उनको बताना कि हमारी क्या समस्याएं हैं। और आपको पता होगा 1889 में वो क्या करते हैं, एक जो कांग्रेस थी ना, जो INC थी, उसी की एक वहाँ पे गठित करते हैं ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ INC उसकी स्थापना करते हैं वो लंदन में, और इसी का एक पत्र रहता है इंडिया। और आपको पता होगा कि जो दादा भाई नौरोजी हैं, है ना, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने पूरा जीवन है ना बाद में वहीं पे बिताना शुरू कर दिया। तो जीवन व आय का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भारत के पक्ष में विदेशों में प्रचार प्रसार में ही लगा दिया। और ये भी निर्णय हुआ था कि जो 1890 है ना, तो ये देखिए कार्यप्रणाली आ जाए तो कार्यप्रणाली के तहत ही इन सब चीज़ों को लिखना आपको कि 1890 में फिर निर्णय होता है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो लंदन में आयोजित करेंगे 1892 वाला। लेकिन वहाँ पे ब्रिटिश जो चुनाव होते हैं है ना 1851 में, तो उसके कारण इसको स्थगित कर दिया जाता है, हालांकि उसके बाद में कभी होता नहीं है वहाँ पे। अब बात करते हैं जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, विचारधारा क्या थी, विचारधारा क्या थी। तो देखिए जो ब्रिटेन है उससे राजनीतिक संबंध है, उनका ये मानना था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटेन से संबंध रखेंगे राजनीतिक संबंध तो वो भारत के हित में होंगे। तो ब्रिटिश राजनीतिक संबंध वो क्या होगा, भारत के हित में। देखिए इस तरीके से आप है ना एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। ये मतलब अच्छा एक लेखन माना जाता है। ये माना जाता था कि भारत में जो सिद्ध हैं वो चुनौती देने का अभी समय नहीं आया है ना। तो ये क्या डरते थे कि नहीं हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको सीधे चुनौती दे सकें, सीधे चुनौती नहीं। तो ये मानते ही नहीं थे कि हम इतने शक्तिवान हैं। उद्देश्य मतलब उद्देश्य की बात करें इनकी है ना, तो इनका था कि हम तो सीधे चुनौती नहीं दे सकते है ना, तो क्या है कि हम धीरे धीरे मांगे रखें और औपनिवेशिक शासन है उसको भारत के अनुकूल बनाएं धीरे धीरे।
तो उपनिवेशिक शासन है उसको इस तरीके से डालना है ताकि जो राष्ट्रीय शासन है तो जितना संभव हो सके वो भारतीय हित में हो। तो ये इनके उद्देश्य है ना। तो क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें करना, धीरे धीरे प्राप्ति, जो भी उनके उद्देश्य थे, लक्ष्य थे, उनकी प्राप्ति। तो ये इनकी थी विचारधारा। अब बात करते हैं इनकी उपलब्धियाँ। देखिए मान लीजिए कि अगर ये विचारधारा है, ये मेंस में क्वेश्चन आता है इसी को लेके, उदारवादियों को लेके, लेकिन विचारधारा का जो पार्ट है वो नहीं पूछा जाता है। तो आप इसको है ना फ्लो चार्ट के रूप में लिख सकते हैं कि विचारधारा, क्योंकि देखिए विचारधारा है उसी के आधार पे तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अगर आ जाए कि प्रारंभिक उदारवादी हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनका मूल्यांकन कीजिए, उनकी उपलब्धियों का, है ना। तो देखिए फिर क्या है कि हम वहाँ पे विचारधारा लिख सकते हैं कि ब्रिटिश के साथ संबंध और धीरे धीरे लक्ष्यों की प्राप्ति, है ना। ये लिख देंगे तो क्या है कि काफ़ी प्रभावी होगा, जो एग्जामिनर उसको लगेगा कि हाँ इसकी जो पकड़ है सब्जेक्ट पे वो काफ़ी अच्छी है। तो देखिए उपलब्धियाँ क्या क्या रही इनकी, तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि थी इनकी आर्थिक आलोचना। तो उदारवादी थे, उन्होंने काफ़ी आलोचना की थी। जैसे इनमें दादाभाई नारोजी, आरसी दत्त और दिनसा वाचा काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो याद रखना है, नाम याद रखना है इनका, दादाभाई नौरोजी, आरसी दत्त हो गए और दिनसा वाचा। और इन्हीं ने एक फिर जो एक आपको पता होगा एक सिद्धांत है ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी क्या थी, या जैसे निष्कासन सिद्धांत बोल सकते हैं। तो ड्रेन थ्योरी क्या थी कि जो ब्रिटिश है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करती है, भारत से जो पैसा है वो ले जाती है यहाँ से, है ना, और उसके बदले में भारतीयों को कुछ नहीं मिलता है, है ना। ये थी ड्रेन थ्योरी। तो इसमें क्या कहा है कि भारत है उसको अब कच्चे माल व खाद्यान्न का आपूर्तिकर्ता बना दिया गया है। तो कच्चा माल खूब ज़्यादा किया जा रहा था और ब्रिटेन से क्या है तैयार माल है वो भारत भेजा जा रहा था। तो इससे क्या होगा, देखिए हमने कच्चा माल भेजा तो कच्चा माल है उसका मूल्य तो बहुत कम होता है। तो कच्चे मूल्य मान लीजिए कि 10 रुपये की चीज़ है ना कच्चा माल, और वो जब बन के तैयार होती है तो वो 50 रुपये की हो जाती है ना। और भेज हम 10 रुपये का रहे हैं, मंगा रहे हैं वो 50 रुपये का। तो इसका मतलब है कि 40 रुपये का फ़ायदा किसको हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं, ब्रिटिश उद्योगपति हैं वो। तो इससे क्या है कि देखिए ये 40 रुपये क्या है वहाँ पे चला गया और इसके बदले भारतीय को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो यही है ड्रेन थ्योरी। तो अब बात करते हैं कि मांगे, डिमांड क्या थी, है ना। तो इसी ड्रेन थ्योरी के आधार पर इनकी मांगे थी कि ज़मीन राजस्व है उसमें कमी करें, नमक कर है उसकी समाप्ति करें, है ना। तो राजस्व है, भू राजस्व है उसमें कमी की जाए, नमक कर उसको समाप्त ही कर दिया जाए, श्रमिक है ना उनकी कार्य दशा है वो ठीक की जाए। देखिए उस समय सैन्य खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये हमेशा डिमांड करते थे कि सैन्य खर्च है उसको घटाया जाए, कम किया जाए। जो आधुनिक उद्योग हैं, है ना, उनके पे टैरिफ लगाए जाए। देखिए जो भारतीय उद्योग हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये है ना आयात, तो उस समय भारत के लिए आयात बहुत ख़राब चीज़ें थी। तो ये चाहते थे कि आयात जितना किया जाए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क आरोपित किया जाए, है ना, टैरिफ लगाया जाए और सरकारी सहायता प्रदान की जाए इसके संदर्भ में। परिणाम क्या हुआ कि भारत की गरीबी व आर्थिक पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार ठहराया गया। तो एक पहली डिमांड थी आर्थिक डिमांड, है ना, या फिर आर्थिक योगदान है इनका। दूसरा बात करें हम संवैधानिक सुधार, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है संवैधानिक सुधार। और इसी समय आपको विधान परिषद भी आपने पढ़ा होगा कि जिसमें इनका योगदान रहा है, तो विधान परिषदों में। तो देखिए 1885 से 92 तक, है ना, तो ये बार बार किसकी डिमांड करते हैं, जो विधान परिषद है उनका विस्तार किया जाए, भारतीय है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। तो परिषदों को विस्तार करना, वित्त पर अधिकार देना, जो बजट है उस पर डिस्कशन करने के अधिकार देना। तो ये जो उदारवादी थे उन्होंने क्या किया कि ये जो परिषदें थे उनको जन आवाज़ का मंच बना दिया, जन आवाज़ का
मंच। सरकारी नीतियों की आलोचना की गई, वित्तीय मुद्दे थे उन पर प्रश्न उठाए गए, जनता की शिकायतें हैं वो रखी गई। तो ये थे उनके योगदान। तो पहला हो गया आर्थिक, फिर है संवैधानिक। अब उसके बाद में क्या आता है आपका, उसके बाद में आता है प्रशासनिक सुधार। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रशासनिक सुधार की ये लगातार मांग कर रहे थे कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है ना, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। तो प्रशासनिक सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनका पहला था कि जो सिविल सेवाएं हैं, है ना, सिविल सेवाएं, उनका भारतीयकरण किया जाए। देखिए अच्छा वर्ड है एक, भारतीयकरण। एक तो देखिए आप ऐसे लिखते हैं कि सिविल सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए, एक वर्ड लिखते हैं कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, है ना। तो देखिए ये होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग। अब भारतीयकरण क्यों किया जाए, है ना, आप सोचिए कि क्यों चाहते थे कि सिविल सेवाएं उनका भारतीयकरण किया जाए। तो देखिए पहला था आर्थिक कारण, जो ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे उनका वेतन बहुत ज़्यादा होता था। दूसरा ये पैसा विदेश में चला जाता था, है ना। अगर मान लीजिए भारतीयों को ही अगर उनका वेतन भी ज़्यादा होता तो भी वो भारत में रहता, है ना। तो ये एक राजनीतिक कारण था कि भारत का धन है वो विदेश चला जा रहा है। नैतिक कारण भी था कि जिन पे हम राज कर रहे हैं, है ना, उन पे कौन है, विदेशी कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि भारतीय हैं उनको उन पदों पे शामिल किया जाए, है ना। तो भारतीयों को पदों से वंचित करना है वो भेदभावपूर्ण था, ये था। फिर इनकी मांगे क्या थी उसमें, तो देखिए इनका था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाए। जो नौकरशाही है उसकी जो दमनकारी प्रवृत्ति है ना, उसकी आलोचना करते हैं। जो शिक्षा स्वास्थ्य ना, सिंचाई, कृषि, ये बहुत सारी चीज़ें थी कि उन पे खर्च बढ़ाया जाए। कृषि बैंकों की स्थापना करना। जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं ना, मजदूर रह रहे हैं, है ना, उनके साथ नस्लीय भेदभाव को रोकना। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिमांड की थी। इसके बाद में चौथी जो डिमांड थी जो इनकी सफलता रही वो है नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकारों की रक्षा। तो देखिए इन्होंने लगातार किसकी मांग की कि प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, विचार अभिव्यक्ति। तो ये लगातार इन चीज़ों की डिमांड कर रहे थे कि इनको चीज़ें दी जाएं। और इसके अलावा उस समय प्रेस की जो दमन हो रहा था, नेताओं पे जो दमन हो रहा था, उसके विरुद्ध भी व्यापक आक्रोश था। जैसे कि आपको पता होगा 1897 है तो उसमें तिलक की गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी होती है। फिर आपको पता होगा जो नाटू बंधु हैं उनको बिना ट्रायल है उसके निर्वासित कर दिया जाता है। तो इन्होंने क्या है कि जो उदारवादी थे उन्होंने लोकतांत्रिक विचारधारा और सिविल लिबर्टी है उसको राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। तो ये इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा अन्य क्या योगदान है, तो जो भविष्य के आंदोलन हुए, भविष्य के आंदोलन, उसके लिए इन्होंने आधार तैयार किया, बेस तैयार किया, है ना। तो इन्होंने क्या है, जैसे आधार किस रूप में किया, राजनीतिक एकता, है ना। तो राजनीतिक एकता की जो बीजारोपण होता है उसको किया। तो पहली बार जो विभिन्न प्रांत, धर्म और जाति के हैं उनके लिए एक साझा राजनीतिक मंच बनाया जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके रूप में संगठित किया। राजनीतिक शिक्षा और चेतना का काम किया। भारतीयों को राजनीतिक अधिकार, स्वशासन, प्रतिनिधित्व की अवधारणा से परिचित कराया। जो नारोजी थे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी जिसमें उन्होंने जो आर्थिक शोषण है उसको बोध कराया। इसके अलावा संवैधानिक पद्धति है उसका अभ्यास करवाया। याचिका, प्रस्ताव, परिषद सुधार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रश्नों को उठाया। जैसे लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी बनाई गई, है ना, उसने वहाँ पे भारतीय मुद्दों को ब्रिटिश संसद है वो जनता के समक्ष रखा। आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी, जो करों में कमी, है ना, भारतीय उद्योगों का विकास, स्वदेशी, है ना। और एक इस टाइम में आता है कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, है ना। तो ये देखिए जैसे अमेरिका में ये विचारधारा थी कि बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं, वैसे ही इन्होंने भी एक नारा दिया था कि हम जब तक अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा हम टैक्स नहीं देंगे। तो ये हो गया योगदान, है ना। काफ़ी आपके लिए पॉइंट हो गए जो आप आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी सीमाएं या फिर असफलता को।
तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ही क्या थी कि इन्होंने उन लोगों पे विश्वास किया जो लोग भारत को बर्बाद करना चाहते थे, है ना, एक तरीके से बर्बाद किया भी उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। तो देखिए हम एक एक पॉइंट देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले था कि इन्होंने जो किया ना, उसमें जो मेनली जो मध्यम वर्ग था, है ना, जो नया वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग, है ना, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वो लोग थे ना, वो ही ज़्यादा इनमें शामिल थे और शहरों तक ये सीमित था। तो इसका जो सामाजिक आधार था ना, सामाजिक आधार वो काफ़ी संकीर्ण था। ये याद रखना आपको, काफ़ी संकीर्ण था। क्योंकि जैसे संकीर्ण क्यों है? क्योंकि जैसे किसान थे, मजदूर, महिला, है ना, ये इनका ज़्यादा योगदान नहीं रहा। दूसरा, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास। तो ये काफ़ी विश्वास करते थे। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश शासक हैं वो बहुत ही न्यायप्रिय लोग हैं। कारण क्या है? बस उनको पता नहीं है कि भारतीयों की समस्याएं क्या हैं, इसलिए वो ऐसी नीतियां अपना लेते हैं। तो ये मेनली किस पे है? हमने 3P याद रखना है यहाँ पे, है ना, 3P कि इन्हीं में विश्वास था कि पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, है ना, वहीं तक ये सीमित रहे। ठोस परिणाम नहीं मिले कुछ। जैसे मांगे की थी, आपको याद होगा कि टैक्स में कमी की जाए, परिषदें उनका विस्तार किया जाए, सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, है ना। लेकिन ये जो चीज़ें हुई ना, ये कुछ ज़्यादा नहीं हुई, है ना। ये जो भी सुधार हुए वो सतही सुधार थे। केवल एक मान सकते हैं कि जो 1892 का एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना, वो दिया, लेकिन ये भी बहुत सतही थे सुधार जो किए गए। फिर है जन आंदोलन का अभाव, जन आंदोलनों का अभाव। तो ये ऐसा कोई जन संघर्ष, है ना, पैदा नहीं, जैसे गांधी जी ने किया था कि सभी लोग आ रहे हैं, तो वैसा जन संघर्ष शुरू करने में असफल रहे। जो आंदोलन है वो केवल जो एलिट क्लास, है ना, जो एलिट क्लास, जो ऊपरी वर्ग था, उसी तक सीमित रहा। गांव कस्बों तक इसकी गूंज नहीं थी। फिर पांचवा है कि ब्रिटिश सरकार है का उपेक्षा पूर्ण रवैया। मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं था, जो ब्रिटिश सरकार थी, है ना। उन्होंने क्या कहा कि ये जो उदारवादी हैं, ये राजनीतिक उपद्रव वाले हैं, इनको, है ना, मतलब हमें कोई मतलब भी नहीं है। तो राजनीतिक उपद्रव कह के बुलाया था इन्होंने, कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा वो, तो याद रखिएगा, राजनीतिक उपद्रवी कहा था इनको। ये ऐसे ही करते रहेंगे, इनको छोड़ते हैं हम। इसके अलावा जो राष्ट्रवाद है उसकी कमज़ोर अभिव्यक्ति रही, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल प्रशासनिक सुधार, स्वशासन तक सीमित रहे, है ना। तो जो राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए थी, है ना, जिस लेवल की होनी चाहिए थी, तो राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवादी मांग थी वो कमज़ोर थी इनकी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आप इनमें रख सकते हैं। तो देखिए एक तरीके से हमने सब चीज़ें देख ली कि क्या सफलताएं रही, क्या कमियां रही इनमें, है ना। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ PYQ है, जितने भी PYQ आज तक आए हुए हैं पिछले 30 साल में, है ना, हम इस जो कर रहे हैं वो 30 साल के जो PYQ हैं उसके बेस पे थीम ले रहे हैं। तो देखिए आपको इतना गहराई से, इतना मतलब सालों का कहीं पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो UPSC ने लगभग 5-6 क्वेश्चन इस पर पूछे हुए हैं, है ना। तो वो हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब जो अगला हमारा टॉपिक रहता है, एक उग्र राष्ट्रवाद का दौर। आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा उग्र राष्ट्रवाद। तो इसकी डेट कब से रहती है? 1905 से लेकर 1909 तक माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले यही हमें समझने की आवश्यकता है कि कारण कौन से रहे। भाई उदारवाद है वो चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तो उग्र राष्ट्रवाद क्यों उभरा? तो देखिए कारण है वो हमें जानने होंगे। तो देखिए कारण यही है कि पहला है उदारवादी थे, है ना, हमने देखा कि बहुत हैं वो असफल रहे, तो उनसे ये असंतोष था इनको। तो जो नरमपंथी थी, उनकी जो 3P अवधारणा थी, है ना, जो नीति थी उनको, तो ये 3P है ना, जो इनकी उदारवादियों की थी, इसको क्या कहा इन्होंने? राजनीतिक भिक्षावर्ती का, राजनीतिक भिक्षावर्ती, है ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा मांगों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई। दूसरा है
जो ब्रिटिश थी, है ना, ब्रिटिश सरकार थी, उसकी दमनकारी चरित्र है ना। तो जैसे 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है उससे काफ़ी निराशा रहती है। 1897 है, तिलक है और अन्य नेता हैं, उन पर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। 1904 है ना, 1904 तो उसमें आपको याद होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, उनके द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, शिक्षा पर नियंत्रण स्थापित किया गया। फिर 1905 है ना, तो वहाँ पे क्या है, बंगाल विभाजन होता है। तो ये रीज़न थे, है ना। तो ब्रिटिश सरकार का जो दमनकारी चरित्र था उसके कारण। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका आर्थिक व सामाजिक संकट। आर्थिक व सामाजिक संकट, तो देखिए एक 1896 से लेके अगर हम 1900 देखेंगे, है ना, उस समय के दौर में बहुत सारे भयंकर अकाल आते हैं। तो इस समय हम भयंकर अकाल देखते हैं। प्लेग है, प्लेग फैलता है उस समय, है ना, तो प्लेग से लाखों मौतें होती हैं, लाखों मौतें होती हैं। शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी संख्या बढ़ रही होती है। ब्रिटिश आर्थिक शोषण का उसी समय खुलासा होता है, जैसे ड्रेन थ्योरी आती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके अलावा अगला क्या पॉइंट हो सकता है कि जो स्वाभिमान है ना, स्वाभिमान और आत्मविश्वास उसका उदय होता है। तो तिलक हैं, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, है ना, इन्होंने क्या है कि लक्ष्य क्या घोषित कर दिया जाता है, फिर स्वराज। और इसी समय विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे चिंतक भी होते हैं जिन्होंने आत्मविश्वास, त्याग, बलिदान इनका संदेश दिया था। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव है वो भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जैसे इसी समय क्या होता है 1905 में जो जापान है ना, वो किसको हरा देता है, रूस को। वहाँ दूसरी तरफ इथोपिया है, इटली की विजय होती है ना। ये सब चीज़ें क्या दिखाती है कि यूरोपीय हैं वो अजय नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको विजित नहीं किया जा सकता, उनको आराम से हराया जा सकता है। जैसे जापान ने अगर रूस को हरा दिया, इथोपिया इटली को हरा दिया, तो ये चीज़ें भारतीयों को भी समझ में आ गई। इसके अलावा बहुत सारे जो राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे, जैसे मिस्र, चीन, तुर्की, है ना, इनसे भी भारतीयों को प्रेरणा मिलती है। तो इस चीज़ से क्या होता है, फिर उग्रवाद का उदय होता है। फिर बात करते हैं उग्रवाद है उसकी प्रकृति की, नेचर की, नेचर कैसा था। तो देखिए सबसे पहले नेचर, देखिए नेचर में आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। अगर वह आता है कि उनका नेचर क्या था, तो पहले लिखेंगे आप लक्ष्य। तो लक्ष्य आपको पता होगा, इनका लक्ष्य क्या था, स्वराज था, यानी कि खुद का राज होना चाहिए। तो अब ये कहा कि अब सुधार है ना, केवल सुधारों तक मांग नहीं होगी कि आप सिविल सेवाओं का भारतीयकरण कर दो, जो परिषदें उनका विस्तार कर दो, भीख मांगते रहें चीज़ों के लिए, नहीं। अब हमें स्वराज चाहिए, खुद का शासन चाहिए। तो पूर्ण स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते हैं। फिर आता आपके राजनीतिक, तो इनके राजनीतिक साधन क्या क्या रहते हैं। वहाँ पे जैसे हमने 3P देखा था, तो अब इनके साधन क्या बन जाते हैं, तो याद रखिएगा अब इनके साधन है वो बदल जाते हैं। तो इनका है कि बहिष्कार, बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, और जनसाधारण। ये ऐसे नहीं कि बस जो एलिट क्लास है वहीं तक, है ना, जनसाधारण को आंदोलन में सहयोग लेना, सक्रिय सहयोग लेना। तो पहला हो गया है कि इनका लक्ष्य बताना आपको, फिर राजनीतिक साधन बताने। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि इनका आधार, बेस। तो इसमें देखिए ये क्या है, जनशक्ति में विश्वास करते हैं, जनशक्ति में विश्वास था इनको। जबकि जो उदारवादी थे उनको जनशक्ति में कोई विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि भारतीय वो हैं काफ़ी कमज़ोर हैं, जो जनता है वो काफ़ी कमज़ोर है इन चीज़ों में। तो जनशक्ति पर इनको काफ़ी विश्वास होता है, किनको, उग्रपंथी हैं उनको। तो तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने जनता को राजनीतिक आंदोलन में शामिल करने का आह्वान किया। संदेश क्या था, संघर्ष, बलिदान और सीधी कार्रवाई, ये इनका संदेश था। प्रेरणा, इनके लिए प्रेरणा, तो देखिए ये 3 पॉइंट हो गए। इसके लिए अलावा चौथा पॉइंट है प्रेरणा। प्रेरणा क्या था, भारतीय, है ना, भारतीयता,
भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास, जो गौरवशाली हमारे जो इतिहास रहा है उसको, है ना, उस पे इनके लिए प्रेरणा था। तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या रहा इनका, है ना, प्रभाव क्या रहा इनका, इम्पैक्ट। तो देखिए सबसे पहला है कि स्वराज को लक्ष्य घोषित किया। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्वराज लक्ष्य। लक्ष्य क्या हो जाता है, स्वराज। और आपको यहाँ पे एक याद होगा कि तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। दूसरा क्या है, जन भागीदारी। पहली बार आप देखते हैं कि पहली बार क्या होता है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें किसान, छात्र, व्यापारी, है ना, वो लोग शामिल होते हैं। स्वदेशी आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि देखिए आप जब हम स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि जो उदारवादी हैं वो सिर्फ कुछ ही जगह तक उसको सीमित रखना चाहते हैं, उसको राष्ट्र जन आंदोलन नहीं बनाना चाहते। जबकि जो राष्ट्रवादी उदारवादी हैं, उग्रवादी हैं, उग्रपंथी हैं, वो क्या करते हैं कि इसको स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसको जन संघर्ष में बदल देते हैं। जैसे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, है ना, वहाँ पे क्या कहते हैं वो कि खादी है, हथकरघा है, राष्ट्रीय शिक्षा, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए प्रभाव है, इसका मतलब इसको योगदान भी मान सकते हो आप कि इनका क्या योगदान रहा। एक ही चीज़ है, योगदान लिखो, प्रभाव लिखो, कुछ भी लिखना, है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। लोगों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गुस्सा और आत्मविश्वास जगाया, है ना। और फिर आया कि क्रांतिकारी धारा, जो क्रांतिकारी धारा है उसका उदय होता है। तो उग्रवादी हैं, उनके प्रभाव से क्रांतिकारी गतिविधियां वो तेज हुई। अब बात करते हैं सीमाएं क्या थी इनकी, लिमिट्स क्या थी। तो देखिए जब विश्लेषणात्मक लेखन आता है ना, तो विश्लेषणात्मक लेखन में इस तरीके से होता है कि आप उनके पॉजिटिव पक्ष भी बताएं, नेगेटिव पक्ष भी बताएं। तो नेगेटिव पक्ष क्या था, देखिए संगठनात्मक कमजोरी थी, संगठनात्मक कमजोरी, यानी ऐसा संगठन स्थापित नहीं कर पाए ये, तो कि अखिल भारतीय इनके स्तर पे कोई जनाधार हो, ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा आपको पता होगा कि इनकी जो विचारधारा वो ज़्यादा फैल जाती है ना। तो फिर जो नरमपंथी और गर्मपंथी थे, है ना, उनका विभाजन होता है। और वो विभाजन किस नाम से जाना जाता है, 1907 सूरत अधिवेशन। तो सूरत विभाजन होता है क्योंकि इनकी विचारधाराएँ वो बहुत ज़्यादा टकरा जाती हैं। तो इससे क्या है, फिर कांग्रेस कमज़ोर होती है। सरकार का दमन, क्योंकि देखिए इनकी जो विचारधारा है वो उग्रवादी है ना, तो इसमें है सरकार के लिए दमन करना इनके लिए आसान हो जाता है। तो इनकी काफ़ी गिरफ्तारी की गई, इन पे मुकदमे लड़ाई किए गए, प्रेस पे नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, संगठन थे उनका काफ़ी दमन किया गया। चौथा है कि ग्रामीण जो जनता है ना, हालांकि योगदान बढ़ा लेकिन ग्रामीण जनता तक ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, तो सीमित ही रहा ये। जैसे गांधी युग में जब ग्रामीण जनता है उसका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो इनके टाइम में इतना नहीं देखने को। आंदोलन मुख्यतः कहाँ सीमित रहा, जो शहरी मध्य वर्ग है वहीं तक, शहरी मध्यम वर्ग और जो छात्र थे, है ना, छात्र वर्ग, तो वहाँ तक ही ये सीमित रहता है। इसके अलावा देखिए ये क्या तत्कालिक थे, इनकी सब चीज़ें थी, कोई दीर्घकालिक योजना नहीं थी इनकी। तो ये दीर्घकालिक योजना स्थापित करने में असक्षम रहे। तो आंदोलन है वो भावनात्मक ज़्यादा था, व्यवहारिक कम था। तो इसका निष्कर्ष आप क्या लिख सकते हैं अगर आप क्या ही, तो देखिए कह सकते हैं आपके उग्रवादी है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की, स्वराज को लक्ष्य घोषित किया, जनता में आत्मविश्वास बढ़ाया। लेकिन ये तत्काल सफल तो नहीं हुआ, लेकिन जो आगे जैसे गांधीवादी युग आता है, क्रांतिकारी आंदोलन आता है, उसके लिए इसने एक मजबूत आधार तैयार किया। देखिए जब भी आप निष्कर्ष लिखें वो इस तरीके से लिखना है, उसमें आपकी आलोचना नहीं आनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम देखिए सीमाएं कमियां इनकी बता चुके हैं, है ना। तो देखिए कमियां सीमाएं एक ही चीज़ हैं। तो निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे कि इनने क्या किया, भविष्य के लिए क्या आधार तैयार किया, बस वो करना है। तो फिर आपको याद होगा कि इसके बाद में आपका जो सूरत विभाजन होता है ना, सूरत अधिवेशन और विभाजन, तो ये चीज़ें हैं ना, हम अगले जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें देखेंगे। तो अभी आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।